हर गांव की तरह हमारे गांव में भी एक पुलिस चौकी थी, जहां 2-4 पुलिस वाले काम करते थे। उन्हें ज्यादा काम नहीं होता था, क्योंकि गांव में गुनाह कम होते थे। पर एक रात एक पुलिस वाले ने गलती से एक चुड़ैल को बंदी बना लिया और चौकी ले गया। उसके बाद सारे पुलिस वालों पर चुड़ैल का कहर बरसा। उसने पूरा पुलिस थाना तहस नहस कर दिया और सारे पुलिस वालों को मार डाला और जाते जाते उनकी आत्माओं को शाप दे दिया कि जब तक तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं, तब तक तुम इस चौकी में कैद रहोगे। गांव वालों को लगा कि वो पुलिस चौकी बंद हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भूतिया पुलिस बरसों से किसी के बुलाने का इंतजार कर रहे थे। रात के समय एक शराबी नशे में चौकी की तरफ आ रहा था। वो चौकी के नजदीक आया और सीढ़ियों पर गिर गया। उसके आते ही चौकी के अंदर लाइट चालू हो गई और दरवाजा खुल गया। शराबी ने देखा कि अंदर एक शराब की बोतल थी। वो उसे लेने के लिए अंदर भागा और दरवाजा बंद हो गया। शराबी ने बोतल उठाई और जल्दी से पीने लगा। पूरी बोतल खत्म करने के बाद उसने अपनी चारों तरफ देखा तो वो डर गया। सभी तरफ पुलिस वालों की लाशें पड़ी हुई थी और चौकी का बुरा हाल था। अचानक सभी पुलिस वाले जिंदा होने लगे। ये सब देखकर शराबी और भी डर गया। सभी पुलिस वालों ने शराबी को घेर लिया। उनमें मोटा, छोटा और लंबा, ये 3 पुलिस वाले थे। उन पुलिस वालों की हालत बहुत भयानक थी। सबके कपड़े फटे हुए और शरीर सड़ चुके थे। डरना बंद करो। अगर हम जैसा कहते हैं वैसा करोगे तो तुम्हें ढेर सारी शराब पीने को मिलेगी। तुम्हें बाहर जाकर गांव में चोरी करनी होगी और उसके बाद गांव वाले हमें बुलाएंगे। फिर तो तुम मुझे जेल में डाल दोगे ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जाओ। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें पकड़ के जेल में डाल के बहुत मारेंगे। चौकी का दरवाजा खुला और शराबी बाहर भाग गया। शराबी के जाते ही छोटा पुलिस वाला उसके पीछे भागने लगा, पर दरवाजे में जाते ही उसे शॉक लगा और अंदर गिर गया। क्या ये हमें बाहर निकालेगा? वो डरा हुआ है, वो जरूर हमारा काम करेगा। शराबी डरता भागता हुआ गांव में आया और एक घर में घुसने लगा। घर में अंधेरा था। वो खिड़की से अंदर गया और चोरी करने लगा। उसकी आवाज से घर वाले जाग गए। यहाँ पुलिस चौकी में बहुत सालों बाद फोन बजा। हेलो, हमारे यहाँ चोर घुसा है, आप जल्दी आइए। लंबे पुलिस वाले के फोन रखते ही चौकी का दरवाजा खुला। छोटे पुलिस वाले ने बाहर कदम रखा तो उसे कुछ नहीं हुआ। उसे देखकर सारे पुलिस वाले खुशी से दौड़कर बाहर आ गए। अब हम आजाद हो गए। अब चलो गांव वालों की नींद हराम करते हैं। और वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। तीनों पुलिस वाले चोरी वाले घर के बाहर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने जैसे ही दरवाजा खोला, मोटे पुलिस वाले ने उसे लात मार के अंदर गिरा दिया। तीनों पुलिस वाले अंदर घुस गए। उस भूतिया पुलिस को देखकर वो आदमी और उसकी बीवी बहुत डर गए। वो शराबी घर के एक कोने में बंधा हुआ था। वो आदमी और औरत चिल्लाते हुए घर में यहाँ वहाँ भागने लगे। मोटे पुलिस वाले ने छोटे पुलिस वाले का सिर उठाकर आदमी के पीठ पर दे मारा और जोर जोर से हंसने लगा। छोटे पुलिस वाले ने भी मोटे पुलिस वाले का सिर उठाकर औरत पर दे मारा। आदमी और औरत दोनों ही नीचे गिर गए। लंबे पुलिस वाले ने अपनी गर्दन लंबी की और दोनों को उसमें जकड़ लिया। इतनी बरसों की तड़प थी, आज पूरी हो गई। इतना कह के उसने अपनी गर्दन से उन दोनों को दबाना शुरू कर दिया। दोनों ही दर्द के मारे जोरों से चिल्लाने लगे। उनके मुंह और कान से खून बहने लगा और धीरे धीरे उनकी मौत हो गई। उनके मरने के बाद उस पुलिस वाले ने गर्दन की पकड़
ढीली कर दी और वो दोनों नीचे गिर गए। तुम दोनों अपना अपना सिर वापस लगा लो, और भी घर बचे हैं। जैसा तुमने कहा था वैसा मैंने किया। अब मुझे शराब देकर जाने दो। जरूर जाने देंगे। इतना कहकर वो छोटा पुलिस वाला उस शराबी के पास गया और उसका सिर उखाड़ने लगा। शराबी की गर्दन से खून बहने लगा और दर्द के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उस पुलिस वाले ने उसका सिर उखाड़कर अपने शरीर पर लगा लिया। मुझे अपना चेहरा पसंद नहीं था। इतने में उस मोटे पुलिस वाले का सिर उड़ता हुआ आया और बोला, मुझे भी अपना शरीर पसंद नहीं। उस मोटे पुलिस वाले ने अपना सिर उसके शरीर पर चिपका दिया। तीनों पुलिस वाले घर से बाहर निकले और गांव के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाने लगे, चोर चोर, भागो भागो, चोर चोर, भागो भागो, चोर चोर, भागो भागो। उनकी आवाज सुनकर बहुत से लोग बाहर आए और उन पुलिस वालों को देखकर डर गए। आज इस पूरे गांव को ही खत्म कर देते हैं। इतना कहके वो तीनों पुलिस वाले गांव वालों पर टूट पड़े और सभी को एक एक करके मारने लगे। सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं। चारों में बहुत गहरी दोस्ती होती है और चारों हमेशा साथ में ही रहते हैं। पूरे कॉलेज में चारों की दोस्ती के बारे में चर्चा होती है। कुछ ही दिनों में एनुअल फंक्शन आने वाला है। इस बार तो धमाल मचा देंगे। याद है पिछली बार हमने कितनी मस्ती की थी। फेस्ट की तैयारी करना, दोस्तों के साथ कॉलेज घूमना और ढेर सारी फोटो खींचना। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारी यादें लेकर आता है। चारों जोर शोर से एनुअल फेस्ट की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इस बार एनुअल फेस्ट इनके कॉलेज में ना होकर दूसरे शहर में हो रहा होता है, जिसके लिए सभी को कॉलेज की तरफ से दूसरे शहर में ले जाया जाता है। वाह, कितना सुंदर कॉलेज है। मैंने आज तक इतना बड़ा कॉलेज कभी नहीं देखा। कितना मजा आएगा। हाँ, सही कहा तुमने। यहाँ पर सारी प्रतियोगिता में हमारा कॉलेज ही जीतेगा। चारों उसी कॉलेज में रुकते हैं और अपने अपने परफॉर्मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। चारों मिलकर एक ड्रामा परफॉर्म कर रहे थे, जिसके लिए अगले दिन से उन्हें प्रैक्टिस के लिए जाना होता था। अरे यार, इतना बड़ा कॉलेज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें ड्रामा रूम कौन सा होगा। चलो किसी से जाकर पूछते हैं। ये अमित और सोहन कहाँ रह गए? तुम चिंता मत करो, वो भी आ जाएंगे। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम ढूंढने जाती हैं, लेकिन उन्हें आसपास कहीं ड्रामा रूम नहीं मिलता है। तभी जाकर वो एक कमरे के पास रुकती हैं। उस कमरे के ऊपर ड्रामा रूम लिखा होता है, लेकिन वहाँ ताला लगा होता है। ड्रामा रूम तो यही है, लेकिन यहाँ ताला क्यों लगा हुआ है? क्या पता। और इस कमरे की हालत देखकर लगता है मानो ये बहुत सालों से बंद पड़ा होगा। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगे शीशे से कमरे के अंदर झांकती हैं। वहाँ कई सारे मैनिक्विन्स पड़े थे और ड्रामा के लिए कॉस्ट्यूम भी थे, लेकिन उस रूम की हालत देखकर लग रहा था जैसे कई सालों से वो बंद पड़ा है। तभी कमरे के अंदर से अचानक एक मैनिक्विन आकर खिड़की पर गिरती है। रश्मि और सिमरन देखकर डर जाती हैं। ये कमरा तो बंद है, लेकिन ये मैनिक्विन अपने आप कैसे गिर गई? मैं तो पूरी तरह डर गई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और रश्मि सिमरन को डांटने लगता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं कि ये ड्रामा रूम कई सालों से बंद है? यहाँ कोई भी ड्रामा प्रैक्टिस नहीं होता है। हमें नहीं पता था, हम इस कॉलेज में नए आए हैं। क्या आप हमें ड्रामा रूम का पता बता सकते हैं? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तुम दोनों यहाँ भटकना भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता नहीं ये कमरा कितना खतरनाक है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है आपका? इस कमरे में अदृश्य राज छुपा है, जिसे कोई कभी नहीं देख सकता। इस कमरे की वजह से कई लोगों की जान गई है।
अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो तुम दोनों यहाँ पर फिर कभी आने की हिम्मत मत करना। रश्मि और सिमरन वहाँ से डरकर भाग जाती हैं और ड्रामा रूम में आकर अमित और सोहन को सारी बात बताती हैं। दोनों इन बातों को मजाक समझकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम दोनों ना किसी की भी बात सुनकर डर जाती हो। वो कोई स्टूडेंट होगा जो तुम दोनों को डराने के लिए ये सब बोल रहा होगा। हाँ, शायद तुम्हारी बात सच हो। अमित और सोहन उस ड्रामा रूम में जाने का प्लान बनाते हैं। रश्मि और अंजलि मना करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी की नहीं सुनते और बिना किसी को बताए रात में उस ड्रामा रूम में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर कोई ताला लगा हुआ नहीं होता है। दोनों अंदर जाकर देखते हैं, वहां पर कई सारे नाटक के कपड़े, जेवर मौजूद थे। लड़कियां भी ना, कौन सा भूत है यहाँ पर? लड़कियां खुद भी डर जाती हैं और हमें भी डरा देती हैं। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूमकर सभी कुछ देखने लगते हैं। तभी उन्हें लगता है कि उसके पीछे से कोई पार हुआ। अमित पलट कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। तभी वहां पर एक मैनीक्वीन अपना सर हिलाने लगती है। ये मैनीक्वीन अपने आप अपना सर कैसे हिलाने लगी? शायद कोई चूहा वगैरह होगा। तभी वो कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहां पर घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगती है। अचानक लाइट भी कट जाती है और सारी मैनीक्वींस अपने आप हिलने लगती हैं। ये देखकर अमित और सोहन बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। ये अपने आप क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। तभी वहां पर कोई अमित का पैर पकड़कर ले जाने लगता है। अमित डर जाता है और वो खुद को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति अमित को अपनी तरफ खींच रही थी। अचानक एक मैनीक्वीन चलते हुए वहां पर आ जाती है और अमित का पैर पकड़कर उल्टा लटका देती है। ये क्या हो रहा है? मैं अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गया? अचानक अमित के हाथ पैर कोई मरोड़ कर तोड़ देता है। अमित दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है और वो तड़पने लगता है। ऐसा लगता है मानो जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर अपना कब्जा कर लेती हो। तड़पते तड़पते अमित की मौत हो जाती है। अमित, अरे यार, अगर तुम्हारा ये कोई मजाक है तो मुझे बहुत डर लग रहा है अमित। तभी अमित के पीछे एक खूंखार राक्षस की तरह दिखने वाला मैनीक्वीन खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और गर्दन पर हाथ डालकर उसका गर्दन दबाने लगता है। सोहन कोट को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है। सोहन दर्द के मारे चीखने लगता है। कौन है? छोड़ दो मुझे। अमित कहाँ हो तुम? वो मैनीक्वीन सोहन की गर्दन पकड़कर मरोड़ देता है। सोहन की आंखें बाहर आ जाती हैं, उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन सिमरन और रश्मि सोहन और अमित का परफॉर्मेंस के लिए इंतजार कर रही होती हैं। कहीं रात को ये दोनों ड्रामा रूम में तो नहीं चले गए? हमें वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पास जाती हैं, लेकिन वहाँ पर ताला लगा होता है। दोनों खिड़की से अंदर झांकती हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। अब हम परफॉर्म कैसे करेंगे? ऐसे तो हमारा कॉलेज हार जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। इन दोनों का कुछ अता पता नहीं है। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन को बहुत ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो दोनों नहीं मिलते। रात हो जाती है। तभी सिमरन को अमित की आवाज सुनाई देने लगती है। लड़कियां भी ना, कौन सा भूत है यहाँ पर? सुना तुमने? अमित की आवाज आ रही है। वो हमें बुला रहा है। मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। सिमरन उस आवाज के पीछे जाने लगती है। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाती है। वो दोनों उसी ड्रामा रूम के पास पहुंच जाते हैं। इस बार ड्रामा रूम का ताला खुला हुआ था। दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस जाती हैं। अमित, कहाँ हो तुम? हमें आवाज दो। आवाज यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है।
तभी उस ड्रामा रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। रश्मि और सिमरन डर जाती हैं। तभी वहां के सारे मैनीक्वींस हिलने लगते हैं और हंसने लगती हैं। ये क्या हो रहा है सिमरन? ये कोई अदृश्य शक्ति लगती है। दोनों वहां से भागने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। तभी वो खतरनाक मैनीक्वीन रश्मि के पास आकर उसका सर पकड़कर दीवार पर पटक देती है। दीवार पर सर लगते ही पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और रश्मि की मौत हो जाती है। रश्मि का शरीर नीचे गिर पड़ता है और उसका सर दीवार पर चिपक कर रह जाता है। कौन हो तुम और सभी को इतनी बेरहमी से क्यों मार रही हो? तभी कोई रश्मि का पैर पकड़कर उसे ले जाने लगता है और एक बड़े से बक्से में उसको डालकर बंद कर देता है। सिमरन बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज बाहर नहीं सुन पा रहा था। उस बक्से में बंद सिमरन की मौत हो जाती है। दूर कहीं पहाड़ों में एक घना जंगल था। उस जंगल के पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन पर कभी नहीं गिरती थी और दिन के समय में भी उस जंगल के अंदर अंधेरा ही होता था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके अंदर एक डायन रहती थी। लोग उसे जंगली डायन के नाम से जानते थे। उसका डर जंगल के चारों तरफ फैला हुआ था। वो डायन इतनी खतरनाक थी कि जंगली जानवर भी उसकी आहट से दूर भागते थे। जंगल के बाहर एक झोपड़ी थी जहां नमन उसकी बीमार माँ के साथ रहता था। एक दिन उसकी माँ की हालत बहुत खराब हो गई। माँ, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। मुझे जंगल में जाकर वो जड़ी बूटी लानी ही होगी। नहीं, तू उस जंगल में कभी नहीं जाएगा। उस जंगली डायन की वजह से मैं तुम्हारे पिता को खो चुकी हूँ। अब तुम्हें नहीं खोना चाहती बेटा। और मैं अगर नहीं गया तो मैं तुम्हें खो दूंगा। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, तुम उस जंगल की तरफ देखोगे भी नहीं। अब जाओ, रात को जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लेकर आओ। नमन हताश होकर बाहर आया और कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी लाने निकल पड़ा। वो घर से थोड़ी दूर आया और एक जगह लकड़ी काटने लगा। इतने में नमन को माँ के खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी फेंक दी और कहा, हर बार माँ कसम देकर रोक लेती है, लेकिन इस बार नहीं। आज तो मैं दवाई लेकर ही आऊंगा। नमन ने कुल्हाड़ी उठाई और दौड़ के घर की तरफ आया। घर के अंदर झांक कर देखा तो माँ आंखें बंद किए लेटी हुई थी। उसने धीरे से एक मशाल उठाई और जंगल की तरफ भागने लगा। नमन जंगल की सीमा पर पहुंच गया। दोपहर का समय था और जंगल के बाहर कड़ी धूप थी, पर जंगल के अंदर इतना घना अंधेरा था कि मानो रात हो। नमन ने जंगल में जाने से पहले मशाल जलाई और कुल्हाड़ी और मशाल लेकर धीरे धीरे अंदर जाने लगा। नमन जैसे जैसे अंदर जा रहा था, सूरज की रोशनी कम हो रही थी। थोड़ी देर बाद रोशनी का दिखना बंद हो गया और नमन मशाल के सहारे आगे बढ़ने लगा। वो जंगल बिल्कुल शांत था कि मानो उस जंगली डायन से डरकर चुप बैठा हो। थोड़ी दूर आने पर नमन को इंसान और जानवरों के कंकाल दिखाई देने लगे। वो डर गया, पर फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वो उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। नमन ने बड़ी हिम्मत करके उस घने पेड़ की तरफ देखा। वो बरगद इतना शांत और डरावना था कि सच में एक जंगली डायन की तरह दिख रहा था। वो बिना आवाज किए आगे बढ़ता रहा।
आखिरकार नमन जड़ी बूटी वाली जगह पर पहुंच ही गया। उसने मशाल एक पत्थर पर रखी और जड़ी बूटी तोड़ने लगा। उसने बहुत सारी जड़ी बूटी ली और मशाल उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, उसका पैर एक लकड़ी पर गिरा और वो लकड़ी टूट गई। उस लकड़ी टूटने की आवाज पूरे जंगल में गूंजी। नमन डर गया। उसने जड़ी बूटी कमर से बांधी और मशाल लेकर तेजी से चलने लगा। उसके पैरों की आवाज अब पूरे जंगल में गूंज रही थी। नमन फिर से उस बरगद के पेड़ के नजदीक आया और उसने देखा कि कंकालों की संख्या बढ़ चुकी है। वो भागने लगा और भागते भागते उसका पैर एक कंकाल पर गिरा। उसकी इतनी जोर से आवाज हुई कि सारे पंछी शोर करने लगे। डर के मारे नमन के पैर वहीं जम गए। शांत दिखने वाला वो बरगद का पेड़ अचानक हिलने लगा। उसकी टहनियां बड़ी होने लगी। वो सब देखकर नमन वहां से भागने लगा, पर एक टहनी ने उसे रोक लिया और उठाकर उसे अपने पंजे में जकड़ लिया। अब उस बरगद को चीरकर एक जंगली डायन बाहर निकलने लगी। वो उस पेड़ जितनी लंबी और दिखने में बेहद भयानक थी। नमन वो सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। बचाओ 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 मुझे। इस अंधेरे जंगल में तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आज बहुत दिनों के बाद इंसान खाने को मिलेगा। वाह, तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें खाने के बाद मैं उसे भी खा जाऊंगी। मरने के लिए तैयार हो जा। डायन ने नीचे पड़ा हुआ एक कंकाल हवा में उठाया और उसकी हड्डियां अलग कर दी। वो हड्डियां नुकीले हथियारों में तब्दील हो गई और डायन के इशारा करते ही नमन के पूरे शरीर में घुस गई। नमन एक झटके में मर गया। डायन ने उसे टहनी से आजाद कर दिया और नमन की लाश वहीं हवा में खड़ी रही। डायन ने फिर से इशारा किया और वो सारी हड्डियां नमन के शरीर से निकलकर फिर से कंकाल बन गई। नमन के पूरे शरीर से खून बहने लगा। डायन फिर से जोर जोर से हंसने लगी। उतने में एक टहनी आई और नमन के पेट में घुस गई। वो टहनी नमन को डायन के करीब लेकर आई। डायन ने उसे खाने के लिए अपना मुंह खोला और टहनी ने नमन को मुंह के अंदर फेंक दिया। डायन नमन को चबाने लगी और उसकी हड्डियों की टूटने की आवाज आने लगी। बाद में नमन की सारी हड्डियां बाहर थूक दी। मजा आ गया। बड़ा मीठा इंसान था। वाह, चलो अब इसकी माँ को खाया जाए। जंगल के बाहर रात हो गई थी और नमन की माँ घर में नमन का इंतजार करते करते थक गई थी। माँ खटिया पर बैठकर सोच रही थी। पता नहीं कहाँ चला गया ये। जंगल में ना गया हो तो अच्छा है। इतनी रात को अब कहाँ ढूंढने जाऊं मैं इसे। इतने में नमन घर के अंदर आया और माँ के बगल में बैठ गया। कितनी देर लगा दी आने में। मैं तो परेशान हो गई थी। अब मैं आ गया हूं ना, चलो हम खाना खाते हैं। माँ उठकर खाना परोसने लगी और अचानक
नमन का शरीर डायन के रूप में बदल गया। उस डायन को देखकर माँ डर गई और भागने लगी, पर वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाई, क्योंकि बाहर उस बरगद के पेड़ ने पूरे झोपड़े को घेर रखा था। एक टहनी ने माँ को उठाया और चुड़ैल के सामने ले गई। मेरा नमन कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? कहाँ है मेरा नमन? अभी पता चल जाएगा। डायन ने अपना मुंह खोला और टहनी ने माँ को मुंह में फेंका। डायन माँ को निगल गई और हड्डियां वापस बाहर थूक दी। डायन पेड़ में चली गई और वो पेड़ जमीन में धंसकर गायब हो गया। पहाड़ के पीछे से सूरज उगने लगा था। जैसे ही सूरज की रोशनी माँ की हड्डियों पर गिरी, हड्डियां जलने लगी।